नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ फिल्मों की बातें होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से रफ़ी साहब का। जश्न रफ़ी पूरे साल चलेगा। 100वां साल ये चल रहा है रफ़ी साहब का। 100 के वो हो गए। पूरा साल हम उन पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब किसी भी तरह का गीत गा लेते थे आसानी से, लेकिन रफ़ी साहब जब तक अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते थे, जब तक नहीं गाते थे। ये भी एक सच्चाई है। खूब रियाज करते थे, खूब रिहर्सल करते थे। आज जिक्र करेंगे विनोद कुमार चटर्जी जी का। ये कौन है? और रफ़ी साहब के पहले बंगाली नगमे का। तो साहब 1950 में यह हुआ, कैसेट कंपनी ने तय किया कि रफ़ी साहब का एक एल्बम निकालते हैं बंगाली नगमों का। अब होता यह था कि रफ़ी साहब को बंगाली आती नहीं थी, तो जो संगीतकार थे और ख़ास करके जो बंगाली संगीतकार थे वो बचते थे, क्योंकि जो बंगाली संगीत होता है उसमें सुर ज़रा लंबे लंबे होते हैं गीतों में, और रफ़ी साहब को बंगला आती नहीं थी। तो मामला टलता रहा। लिहाजा एक बार कंपनी वालों ने यह तय किया कि विनोद कुमार चटर्जी, जो उन दिनों सी रामचंद्र जी के असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके पास चलते हैं। वहाँ गए, सारी बात रखी। तो विनोद जी ने कहा कि मैं रफ़ी साहब को जानता हूँ और हम गाने रिकॉर्ड करेंगे। विनोद कुमार चटर्जी जी लाहौर से आते थे, सियालकोट में पैदा हुए। लाहौर में उनके चाचा रहते थे, तो वो रेडियो से जुड़े थे और पंजाबी भी जानते थे, बंगला तो जानते ही थे। और वो रफ़ी साहब को जब से जानते थे, जब चिश्ती साहब जब फिल्म में संगीत दे रहे थे लाहौर में ग्रामाफोन कंपनी में, तो जब विनोद चटर्जी जब गाना गाने वहाँ जाया करते थे, तब उन्होंने रफ़ी साहब को पहली बार देखा था। यंग रफ़ी, जब रफ़ी साहब इन्हें गाना गाते हुए देख रहे थे, इतने पहले से इनकी पहचान थी। और फिर बाद में रफ़ी साहब बम्बई आ गए। विनोद जी भी लखनऊ में काम करते थे रेडियो में। बम्बई आए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर बाद में वो वापस लखनऊ लौट गए थे। कुछ फिल्मों में संगीत वगैरह दिया, एक्टिंग की, लेकिन लौट गए थे। खैर, विनोद जी रफ़ी साहब के पास गए और अर्ज किया कि रफ़ी साहब ये एल्बम हमें बनाना है। तो रफ़ी साहब ने इनकार किया कि भाई मुझे, पापा जी कहते थे वो विनोद जी से, कि मुझे तो बंगला आती नहीं है, तो आप मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन विनोद जी ने कहा कि जब मैं बंगाली होकर पंजाबी बोल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं गा सकते? रफ़ी साहब तो सीधे आदमी थे। उन्होंने धुन सुनाई, तो रफ़ी साहब ने कहा कि पापा जी ये तो गा लूंगा, मैं गा लूंगा। खैर, रिहर्सल शुरू हुई, रियाज शुरू हुए, और फिर रफ़ी साहब 1958 में जो ये एल्बम आया, पहला गीत ओई दूर आया और इसकी रिकॉर्डिंग हुई। रफ़ी साहब ने इसको गाया। विनोद जी बताते हैं कि क्योंकि रफ़ी साहब को बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने धुन जो है, इसकी धुन हिंदी की रखी, बंगला की नहीं रखी, और जो लफ्ज़ थे वो बंगला के थे। तो वो एक अलग खूबसूरत एक बन पड़ा मामला, और ये गीत बड़े मशहूर हुए। इस एल्बम के लिए विनोद चटर्जी जी ने रफ़ी साहब से 4 बंगला और 2 हिंदी के गीत रिकॉर्ड करवाए थे। मेरे ख्याल से 1958 में ये एल्बम आया था। हम इसके कुछ आपको अंश भी सुनवाएंगे। हो सकता है दोस्तों आपने सुने भी हों। तो ये इस तरह से रफ़ी साहब ने जो इनकार किया कि भाई मुझे बंगला नहीं आती, मैं नहीं गा पाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये बंगाली गीत गाए, और उसके बाद फिर कई गीत गाए। कोई दूर दिगंतों पारे जेठा आकाम के दीपक जले, क्या याद तुम्हें हम आएंगे, जीवने जो दियार कोनो दिन देखा। दोस्तों, विनोद कुमार चटर्जी जी के बारे में कुछ और मैं आपको बताऊं कि रफ़ी साहब से उनकी जो और मुलाकात रही, तो मर्फी कंपटीशन जब हुआ था उन दिनों मुंबई में, तो यूपी में अव्वल आए थे विनोद जी। उसके बाद फिर जब वो मुंबई में आए शिरकत करने इस कंपटीशन में, तो फिर महेंद्र कपूर साहब ने ये कंपटीशन जीता था। लेकिन उसके बाद विनोद जी फिर मुंबई रह गए। सी रामचंद्र जी जो संगीतकार रहे महान, उन्होंने कहा कि आपको कितना पैसा मिलता है रेडियो में? तो उन्होंने कहा मुझे 300 रुपये मिलते हैं, किताब में लिखा है। तो सी रामचंद्र जी ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए,
यहाँ एक दिन में आप 500 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो फिर कुछ वक्त के लिए विनोद जी रुके, उसी दौरान फिर ये सारे गीत रिकॉर्ड हुए। आशा जी का पहला बंगला गीत भी विनोद जी ने ही रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में फिर रास नहीं आया बम्बई और वो वापस लखनऊ चले गए। रेडियो की अपनी नौकरी उन्हें पकड़ ली विनोद जी ने। फिर विनोद जी बताते हैं कि रफ़ी साहब जब लखनऊ गए एक बार काम के सिलसिले में, शो के सिलसिले में, तो होटल में वो विनोद जी जब उनसे मिलने गए रफ़ी साहब से, तो रफ़ी साहब ने कहा, पापा जी वापस आप बम्बई आइए, आप क्यों वापस आ गए? इतना अच्छा आप काम करते हैं, हम और गीत रिकॉर्ड करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो लेकिन फिर विनोद जी बाद में नहीं गए और रफ़ी साहब अपना काम करते रहे। दोस्तों, विनोद जी रफ़ी साहब को याद करते हुए बताते हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं वो सादा इंसान थे और छोटी चीज़ का क्रेडिट लोगों को देते थे, और हर वो शख्स उनका गुरु होता था रफ़ी साहब का, जो उन्हें एक लाइन भी सिखाता था। ये बड़ी बातें विनोद कुमार चटर्जी जी ने रफ़ी साहब के बारे में बताई, और पहले बंगला गीत जो जुड़ा रहा रफ़ी साहब का, किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग हुई और पूरा एल्बम आया, ये सारी बातें विनोद जी ने शेयर की हैं। किताब में भी ये मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि ये एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, रफ़ी साहब के जो बंगला गीत की शुरुआत कैसे हुई और क्यों वो नहीं गाना चाहते थे। हालांकि मुझे तो लगता है कि रफ़ी साहब सब गा सकते थे, लेकिन शायद वो कहीं बचते होंगे। तो उसकी कई वजहें हो सकती हैं कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले, और ये एक बात भी सामने आती है कि रफ़ी साहब ये चाहते थे कि जो लोकल जो सिंगर्स हैं उन एरिए के, उन लैंग्वेजेस के, उनको ज़्यादा काम मिले। ये भी एक वजह रहती है। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो किसी और भाषा के गीत रफ़ी साहब के, या कोई और किस्सा, उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।